Hey YouTube, it's Enigma here. So ये हमारी आज की एक न्यू सीरीज होने वाली है जिसके अंदर हम हर एक रोज एक आर्टिकल को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे. एज यूजुअल आई विल बी जो मैं आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा वो डिफरेंट वेबसाइट्स के होंगे. समटाइम्स इट कैन बी ऑन और समटाइम्स इट कैन बी डिफरेंट, बट आई विल बी लाइक इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट वैरायटी एज वेल, जिसके कारण डाइवर्सिटी जो है वो रहती है. Apart from that, let's get, you can say, start reading. So this is, you can say, you can access that article itself and you want to read it with yourself, you can definitely do that. So the article is called Learning to be Happier. Okay, this is a specifically good article, so let's start reading it. And before that, I want to convey one thing कि मैं यहाँ पे color scheme use करूँगा because for specific uses. Like pink would be used for marking, you can say, a critical idea जो होगा, फिर main idea जो होगा उसको अपन pink से mark करेंगे. जो भी कंट्रास्ट होगा उसको या तो मैं येलो से मार्क करूंगा, फिर ऑरेंज से मार्क करूंगा, और कोई भी सपोर्टिंग डिटेल्स जो होगी उस आइडिया के लिए वो ग्रीन होगी. सो दैट वुड बी इट. और कोई टफ वर्ड्स होगा तो उसको अपन लास्ट में देख लेंगे, बट आई विल बी मार्किंग विद ब्लू एज वेल. लेट्स कॉल इट. मेन चीज जो है याद रखनी है कि जो पिंक का होगा वो मेन आइडिया होगा, ग्रीन जो है सपोर्टिंग डिटेल होगी, एंड येलो कंट्रास्ट होगा. दैट्स ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो लेट्स स्टार्ट इट. In 2018, a tragic period enveloped the University of Bristol when several students killed themselves related to work stress. Okay, suicide is usually the ultimate culmination of a crisis in mental health, but these students weren't alone in feeling extreme pressure. Across the campus, there was a pervasive sense that the general student body was not coping with the demands of higher education. So, author जो है वो start कर रहा है 2018 के एक tragic incident को बताते हुए, जिसके अंदर you can say एक students ने जो है वो अपनी खुद की, like you can say, they killed themselves because of work stress. Work stress बहुत ज़्यादा था तो उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली. और ऑथर ये कंक्लूड कर रहा है. सो यहाँ से मेन एजेंडा स्टार्ट होता है कि द मेन थिंग, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, सो आई कांट कॉल इट कि ये भैया हमारे पास कोई मेन मुद्दा है. ये मेन मुद्दा नहीं है. यहाँ पर एक बस ऑब्जर्वेशन है कि एक सपोर्टिंग डिटेल है कि ऐसा कुछ हो रहा है. फिर ऑथर इंट्रोड्यूस कर रहा है कि सुसाइड इज यूजुअली द अल्टीमेट कल्मिनेशन ऑफ अ क्राइसिस इन मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ के अंदर अगर बिल्कुल एक एंड की चीज प्रोसेस होती है ना, कल्मिनेशन मतलब पीक हो गया, बिल्कुल एंड में जो आके एक बंदा जो है सुसाइड करता है. बट दी स्टूडेंट्स वरंट अलोन इन द फीलिंग एक्सट्रीम प्रेशर. और ऑथर ये बोल रहा है कि ये स्टूडेंट जो है वो केवल यही स्टूडेंट नहीं है जो एक्सट्रीम प्रेशर फील कर रहे थे. अक्रॉस द कैंपस देयर वाज अ परवेसिव सेंस दैट द जनरल स्टूडेंट बॉडी वाज नॉट कोपिंग विद द डिमांड्स ऑफ हायर एजुकेशन. बट अक्रॉस द कैंपस ये एक सेंस फैल रहा था कि जनरल स्टूडेंट बॉडी जो थी, जो भी जनरल स्टूडेंट्स जो थे, वो प्रेशर से हैंडल नहीं कर पा रहे. दे वर नॉट एबल टू हैंडल प्रेशर. माय ओन ट्यूटी स्टूडेंट्स whom I met on a regular basis were reporting poor mental health or asking for extension because they were unable to meet deadlines that were stressing them out. देन ऑथर इस चीज को और फर्दर एक्सप्लेन करता है कि उसके जो खुद के मेंटी स्टूडेंट्स हैं वो क्या कह सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे थे बिकॉज दे वर नॉट एबल टू मीट द डेडलाइंस, और वो बहुत ज्यादा प्रेशर में थे. They were overly obsessed with marks and other performance outcomes, and this impacted not only them but also on the teaching and support staff who were increasingly dealing with alleviating student anxiety. Then author says कि यहाँ पर एक नया idea और introduce होता है, and then author concludes कि uh, वो जो जो लड़के जो थे या फिर whatever the students they were overly obsessed with marks. They were overly obsessed with marks और performance outcomes से वो obsessed थे, जो ना ही उन लोगों को affect कर रहा था, बट टीचिंग एंड सपोर्ट स्टाफ जो था उनको भी बहुत ज़्यादा इन स्टूडेंट एग्जाइटी से डील करना पड़ा था. Students wanted more support that most felt was lacking, and in an effort to deal with this issue, the university had invested heavily, making more provisions for mental health services. अब स्टूडेंट्स जो हैं दे वांटेड मोर सपोर्ट. डेफिनेटली यू कैन से स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ के लिए लेके दे वांटेड मोर सपोर्ट कि यूनिवर्सिटी जो उनको ज़्यादा सपोर्ट करे, बट दे फेल्ट कि ये चीज़ जो है वो लैक कर रही थी, और यूनिवर्सिटी उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ज़्यादा मेंटल हेल्थ सर्विसेज के अंदर इन्वेस्ट करा. The problem with this strategy, however, is that by the time someone seeks out professional service, they are already at a crisis point. I felt compelled to do something. उसके बाद ऑथर बता रहा है कि ऑल्दो उन्होंने ये स्टेप्स तो ले लिए, बट यहाँ पर एक छोटा सा कंट्रास्ट है, नॉट बिग कंट्रास्ट, कि जब तक उसको कोई ज़रूरत रहेगी तब तक एक्चुअली जो ये जो जो नीड होती है वो एक्चुअली बहुत दूर चली जाती है. इट्स लाइक आई नीड हेल्प राइट नाउ, बट जब तक वो ये थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका होगा व्हेन ही विल बी रीडिंग दैट, तो दैट इज द मेन थिंग. सो फर्स्ट पैराग्राफ से ही समझ में आता है कि मेन मुद्दा जो है वो स्टूडेंट सुसाइड के ऊपर है, और उसको सपोर्टिंग डिटेल ये है कि उसके खुद के ओन मेंटी स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करा गया है. 2018 ट्रैजिक एक्सीडेंट के बारे में डिस्कशन करा गया है, एंड दे वर ऑल्सो, यू कैन से, एक चीज़ और बताई गई थी कि दे वर मार्क्स से बहुत ज़्यादा वो, यू कैन से, द स्टूडेंट्स जो थे दे वर ओवरली ऑब्सेस्ड विद मार्क्स. और यूनिवर्सिटी जो है दे फाइंडेड आउट कि उनको हेल्प चाहिए थी, बट दे वर लैकिंग इन द हेल्प डिपार्टमेंट. सो यूनिवर्सिटी ने उनको हेल्प करा, बट एक प्रॉब्लम ये जो थी कि जब तक उनको जरूरत थी तब तक एक्चुअली ये देख सकते थे कि बहुत लेट हो चुका था. तो इसमें ऑथर सोच रहा है कि आई वांट टू डू समथिंग. सो मे बी आगे हमारे पास एक्सप्लेन होगा कि ऑथर क्या करना चाहता है. At the time, Bristol University was described in the British press a toxic environment, but this was an unfair label, as every higher education institution was and still is experiencing a similar mental health crisis. Now, author explain करता है कि उस टाइम के ऊपर ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी जो है उसको ब्रिटिश प्रेस जो है वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट की तरह बोलती थी, और यू कैन से इट
it calls itself a toxic environment that is being specifically mentioned here. बट जो मेन मुद्दा ये है कि इट्स नॉट अबाउट कि वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट है नहीं, बट यहाँ पर एक कंट्रास्ट आ जाता है। बट ये अनफेयर लेवल है। क्यों अनफेयर लेवल है? कि उस इन्वायरमेंट के ऊपर तब के टाइम पे दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी थे, और इवन आज भी लोग जो है वो सिमिलर मेंटल क्राइसिस से जो है वो क्या कर सकते हैं, डील कर रहे हैं। Even in the Ivy League universities in the United States, there was a problem. As I discovered when I became aware of course on positive psychology that had become the most popular at Yale in the spring of 2018. On reading about the course, I was somewhat skeptical that simple interventions could make much difference until I learned that Yale Psychology and the Good Life course was being delivered by a colleague of mine, Laurie Santos, who I know would not associate herself with anything flaky. Now this is something you can say this is a supporting detail for this cause कि जो उसने यहाँ पर मेन पॉइंट रखा ना कि ब्रिटिश मीडिया जो है वो उसको टॉक्सिक इन्वायरमेंट बता रही थी, बट वो इकलौता टॉक्सिक इन्वायरमेंट नहीं था, उसके अलावा दूसरी चीज भी थी, और उसको सपोर्ट करने के लिए ही इंट्रोड्यूस अ टॉपिक ऑफ लॉरी सैंटोस। इफ यू आर नॉट अवेलेबल विद लॉरी सैंटोस, आई हैव एक्चुअली हर्ड ऑफ दिस। हैप्पीनेस लैब करके इसका एक पॉडकास्ट है फॉर पीपल हु आर वेरी सफरिंग विद यू कैन से डिप्रेशन, तो उनके लिए हैप्पीनेस लैब नाम का एक पॉडकास्ट है, एंड दैट द ऑथर ऑफ दैट पॉडकास्ट इज लॉरी सैंटोस, एंड शी यूज्ड टू स्टडी इन यू कैन से उसने येल के अंदर जो है पढ़ाया था, दैट इज द सेम ऑथर। So let's like go on reading it. The autumn that autumn toward 2018, I decided to try delivering a free lunchtime series of lectures, The Science of Happiness, based on the Yale course. Even though this pilot was not credit bearing, more than 500 students gave up their Wednesday lunch times to attend. That was unusual, as in my experience, students rarely give up time to expend effort to undertake activities unless they are awarded credit or incentives. There would be 10 lectures, and everyone was requested to fill in self report questionnaires assessing various mental health dimensions, both before and after the course, to determine whether there had been an impact, and if so, how much. तो यहाँ पर मेन मुद्दा ये आ जाता है कि उसी चीज को देखते हुए ऑथर ने क्या करा, ऑटम टर्म 2018 के ऊपर उसने डिसाइड करा कि मैं भी अब फ्री लेक्चर्स लूंगा ऑन द साइंस ऑफ हैप्पीनेस, जो कि येल कोर्स के ऊपर बेस्ड है, जिसको लॉरी सैंटोस जो है शी वॉज प्रोड्यूस करी थी। अब एक चीज जो ये है कि ये एक पायलट था। पायलट मतलब कोई भी एपिसोड की जो सीरीज होती है ना, उसका फर्स्ट जो एपिसोड होता है, वी यूजुअली कॉल इट पायलट। पायलट डिसाइड करता है कि वेब सीरीज कैसे होने वाली है या फिर कोई भी सीरीज कैसे होने वाली है। इफ पायलट इज गुड देन मे बी लोग जो है उसको फॉलो करते हैं, अगर पायलट गुड नहीं होता तो लोग उसको नहीं देखते हैं। इवन दो दिस पायलट वॉज नॉट क्रेडिट बियरिंग, और एक चीज जो माइंड पॉइंट यह है कि ये जो पायलट था, मतलब ये जो लेक्चर था, उसमें से कोई क्रेडिट ऐड नहीं हो रहे थे, आपको कोई मार्क्स ऐड नहीं हो रहे थे, उसके बावजूद 500 स्टूडेंट जो है वो वेडनेसडे लंच टाइम में उस चीज को क्या कह सकते हैं, अटेंड करने आ गए। सो दिस इज लाइक सरप्राइजिंग, ऑथर के लिए बहुत सरप्राइजिंग था। वो अनयूजुअल इसलिए था क्योंकि एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस के अंदर, ऑथर के एक्सपीरियंस के अंदर, स्टूडेंट जो है वो कभी भी अपना टाइम्स और या फिर एफर्ट जो है वो स्पेंड नहीं कर देते ऐसी एक्टिविटीज में अनलेस कि उनको मार्क्स अवार्ड नहीं हो रहे उसमें से। तो दिस वाज मार्क्स जो है वो बेसिकली मेन इंसेंटिव थे। अगर आपको मार्क्स मिल रहे हैं इसी चीज के ऊपर तो स्टूडेंट वहां पे जाते हैं, और अगर नहीं मिल रहे तो वो नहीं जाते थे। बट उसके बावजूद ये ऑड फिनोमेना था कि ऐसा क्या हो गया कि ये लोग जो है वो यहाँ पर आ गए। देयर वुड बी 10, उसके बाद ऑथर एक्सप्लेन करता है कि उसके अंदर क्या क्या होंगे, 10 लेक्चर्स होंगे, हर एक को बेसिकली फिल करना था और क्वेश्चन में बताना था कि अगर उसको इफेक्ट हुआ तो हुआ कि नहीं हुआ, और अगर हुआ तो कितना हुआ। दैट इज द सेम थिंग जो कि मेंशन्ड है। दिस इज नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट। The science of happiness had clearly piqued interest as indicated by the audience size, but I was still nervous that this was not my area of academic expertise and there was heightened sensitivity following the media attention over recent tragic event on campus. What were the students' expectations? Talking about mental health seemed hazardous. Would I trigger adverse reactions simply by discussing these issues? Now, author is something यहाँ पर ऑशियस जो है वो एक हम ना लाइक अपना इनर साइड का एक नो लाइक हमको पहलू बताता है कि द साइंस ऑफ हैप्पीनेस है क्लियरली पिक्ड इंटरेस्ट। इन जनरल जो साइंस ऑफ हैप्पीनेस जो उसने प्रोग्राम स्टार्ट करा, फर्स्ट जो उसने लेक्चर लिया उसमें 500 लोग आ गए। सो क्लियरली ये चीज़ दिख रही थी कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि ऑडियंस साइज ये बता रही थी कि हाँ लोगों का इसमें इंटरेस्ट है। बट ऑथर अभी भी नर्वस था, बिकॉज एक जो चीज़ उसकी एंग्जाइटी को बढ़ा रही थी वो रीजन, अब उसको एक्सप्लेनेशन जो है वो बेसिकली ये बताया कि क्योंकि उसकी एक्सपर्टाइज नहीं थी, इट वॉज नॉट इज एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज कि वो इन सब चीज़ों से डील करे। एंड सेकंड थिंग इज दैट वहाँ पर रिसेंट जो मास किलिंग्स हुई थी उसके कारण मीडिया का अटेंशन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रहा, किसके ऊपर, कॉलेज के ऊपर, कैंपस के ऊपर। सो ऑथर वॉज अफ्रेड कि अगर मैंने ये सब मेंटल इश्यूज को अगर डिस्कस कर लिया तो क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन इफ आई डिस्कस द मेंटल इश्यूज। और लोगों ने वही चीज करने लग गए, तो लाइक वी कैन से लास्ट स्टेप, लाइक मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लग गए, ट्रॉमा होने लग गया, एंड समबडी किल्ड हिमसेल्फ। तो व्हाट वुड दैट हैपन? दैट वाज द फियर ऑफ ऑथर। Despite my initial reservations, the final feedback after the course ended was overwhelmingly positive. Then he says कि although like initial reservations में initially जो उसको basically डर लग रहा था, जब program end हुआ तो लोगों का जो feedback था वो exceptionally positive था. That was gratifying, but as a scientist I like hard evidence. वो ग्रेटिफाइंग तो था, बट एज अ साइंटिस्ट जो है ऑथर को चाहिए था कि मुझे एक हार्ड एविडेंस चाहिए कि ये क्यों ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव है। व्हाट वुड बी द क्वेश्चनर टेल अस? क्वेश्चनर जो है वो हमें क्या बताएगा?
पॉजिटिव तो था बट क्वेश्चनर लिया, क्वेश्चनर बताएगा। द एनालिसिस ऑफ द बिफोर एंड आफ्टर स्कोर्स रिवील्ड दैट देयर हैड बीन अ 10 to 15% पॉजिटिव इंक्रीज इन मेंटल वेलबींग अक्रॉस अ डिफरेंट मेजरनेस ऑफ वेलबींग, एंजाइटी एंड लोनलीनेस। तो एनालिसिस क्या बोलता है? एनालिसिस सेज कि बिफोर एंड आफ्टर द कोर्स 10 to 15% का इंप्रूवमेंट हुआ तीन फैक्टर्स के अंदर, वेलबींग के अंदर, एंजाइटी के अंदर एंड लोनलीनेस के अंदर। दैट मे नॉट साउंड मच, बट इट वाज द एवरेज एंड सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इन द फील्ड ऑफ इंटरवेंशंस। देखा जाए तो लगता है कि इतना ज्यादा नहीं है, पर डेफिनेटली इंटरवेंशन के हिसाब से बहुत ज्यादा है। हु वुडंट वांट टू बी, यू कैन से 50% हैप्पियर, हेल्दियर और वेल्दियर? आई वाज नो लॉन्गर skeptic, I was a convert. I would stop focusing on developmental psychology and my own area of research and concentrate on making students happier. Even a 15% improvement might lead to a degree of prevention that was better than dealing with a student who was already struggling. So you can say ये जो डिटेल है ये हमको ये बताती है कि ऑथर जो है वो उसके बाद बोल रहा है, जब उसने ये रिजल्ट देखा तो उसके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी, और उसने जो अपनी जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर जो वो फोकस कर रहा था उस चीज़ को उसने रोका, और उसके अंदर उसने स्टूडेंट को हैप्पियर बनाने की अप्रोच के लिए ही कंसंट्रेटेड मोर ऑन, यू कैन से, दिस प्रोग्राम दैट मेक स्टूडेंट्स हैप्पियर। और ऑथर का ये मानना था कि रादर देन पहल एक बच्चा डिप्रेशन में जाए और देन उससे हेल्प, यू गो ऑन टू देयर एंड हेल्प हिम, उससे बेटर ये है कि आप इमीडिएटली जो है वो उस बच्चे की हेल्प करने के लिए चले जाओ, स्टार्ट दिस प्रोग्राम। दैट वाज मे बी थिंकिंग। सो लेट्स रीड फर्दर अहेड। The following year, we launched a credit-bearing course for the first-year students who had room in their curriculum scheduled to take an open unit, which was now been running for 5 years. Okay. फॉलोइंग ईयर जो है उन्होंने लॉन्च करा है क्रेडिट बियरिंग कोर्स फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जिनके रूम जो है वो करिकुलम शेड्यूल के अंदर थे, ताकि वो एक ओपन यूनिट ले ले, विच हैड बीन नाउ रनिंग फॉर 5, जो आज जो है वो 5 साल तक रन कर रहा है। ओके, दिस you can say physio educational courses are not new and predate my efforts by at least a decade। ऑथर ये बोल रहा है कि ये कोर्सेज जो है वो नए नहीं है, ये कोर्सेज जो है वो पहले भी आ चुके हैं और एक डेकेड पुराने, मेरे कोर्स को स्टार्ट होने के पहले, यू कैन से 10 साल पहले तक कम से कम ये चल रहे थे। बट वॉट मेक्स द ब्रिस्टल, यू कैन से, physio educational course is unique, and I still believe this is still the case, that we persuaded university to allow credit bearing course that had no graded examination but was accredited based on engagement alone। So like difference जो था, author ये बोल रहा है कि पहले भी like ये सारे कोर्सेज चल रहे थे, बट अभी के कोर्सेज में और ये वाले जो कोर्स है ये यूनिक इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों ने इस चीज को क्या कह सकते हैं, क्रेडिट बियरिंग बना दिया विदाउट एनी एग्जाम। तुमको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम, यू कैन से, इस कोर्स को लेने के लिए, बट आपका एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट एंगेजिंग दैट यू विल नॉट गेट एनी क्रेडिट। Not only was I convinced by compelling arguments for why graded assessment is the wrong way to educate, but it would have been hypocritical of me to lecture about the failings of an education system based solely on assessment and then give students an exam to determine if they had engaged। So author यहाँ पर एक बहुत main point बोल रहा है जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। ऑथर जो है वो इस बात पे कन्विंस था कि नॉट नॉट ओनली वॉज आई कन्विंस्ड बाय कंपेलिंग आर्गुमेंट्स फॉर व्हाई ग्रेडेड असेसमेंट इज द रॉन्ग वे टू एजुकेट। ऑथर जो है वो इस बात पे डेफिनेटली कन्विंस्ड है कि ग्रेडेड आर्ग्यूमेंट्स जो है, ग्रेडेड जो आपके वो हो सकते हैं असेसमेंट जो है, इज नॉट द राइट वे टू एजुकेट। किसी को एजुकेट करने के लिए आपको ग्रेडेड असेसमेंट की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड दैट। और ये बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल, अगर ये हिपोक्रिटिकल होता उसके लिए, अगर वो लेक्चर करता है एक एजुकेशनल फेलिंग सिस्टम के लिए कि कैसे एक एजुकेशन सिस्टम जो है वो फेल कर रहा है सोली बेस्ड ऑन असेसमेंट, और उसी कोर्स के लिए वो क्या कह सकते हैं, यू नीड एन एग्जाम कि ऑल्दो एजुकेशन सिस्टम फेल कर रहा है बिकॉज उनका असेसमेंट ऐसा है, और इस कोर्स को पास करने के लिए यू नीड एन एग्जाम। सो दैट वुड बी हिपोक्रिटिकल इन इटसेल्फ, दैट इज द मेन पॉइंट। रादर engagement required regular weekly attendance, meeting in peer mentored small group, but also undertaking positive psychology exercises and journaling about their experience so that we could track progress। but इससे हटकर, rather than doing this, what they did that कि उनका जो एंगेजमेंट था ना वो रिक्वायर करता था कि वो रेगुलरली क्या कह सकते हैं, वीकली अटेंडेंस करें किसी चीज़ के लिए, मीट करें पीयर मेंटोर्ड स्मॉल ग्रुप्स के अंदर, और पॉजिटिव जो है साइकोलॉजी एक्सरसाइज करें लाइक जर्नलिंग, जिसके कारण एक्सपीरियंस कर सके और अपने ट्रैक कर सके खुद की प्रोग्रेस को। अगेन टू टेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट वर आस्क्ड टू फिल द वेरियस you can physiometric questionnaires to give us an insight to impact। और डेफिनेटली इसके बाद भी स्टूडेंट्स को जो है वो एक क्वेश्चनर दिया गया, सो यू हैव टू फिल दिस इन ऑर्डर टू ग्रेड योर इम्पैक्ट। We now have 5 years worth of data and have published peer-reviewed scientific papers on evaluation of the course. As with the initial pilot, the consistent finding is that there is on average 10 to 15% significant increase in positive mental well-being over the duration of the course। तो all
ऑथर ये चीज़ बोल रहा है कि उसके पास जो है वो 5 साल कम से कम डेटा है इन सब कोर्सेज़ के लिए, और हमने ये चीज़ कंक्लूड करी है कि मिनिमम टू मिनिमम 10 टू 15% इंक्रीज़ होता है पॉजिटिव मेंटल वेल-बीइंग के अंदर ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। द कोर्स इम्प्रूव्स मेंटल वेल-बीइंग बट देयर आर लिमिटेशंस। देन ऑथर सेज कि कोर्स जो है वो मेंटल वेल-बीइंग को इम्प्रूव तो करता है बट कुछ-कुछ लिमिटेशंस है। व्हाट आर दीज़ लिमिटेशंस? लेट्स कंसीडर देम वन बाय वन। Our most recent analysis over the long term shows that the positive benefits we generate during the course and the 2 months after are lost within a year, returning to previous baseline scores unless the students maintain some of the recommended activities. One of the things जो कि like बहुत ज़्यादा really important है, let's mark it an orange as well, कि जो भी उन्होंने प्रोग्रेस करी है उस कोर्स के अंदर वो 2 या फिर 3 महीने के अंदर लॉस्ट हो जाएगी अगर उन्होंने जो रिकमेंडेड एक्टिविटीज करी है जैसे कि जर्नलिंग हो गई शायद। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट देन आपकी सारी प्रोग्रेस जो है वो वापस बैक टू द स्क्वायर वन आ जाएगी। However, that is like a contrasting term. In those students who kept practicing at least one of the positive, you can say, physiology interventions such as journaling, meditation, exercise, expressing gratitude, or any of the other evidence-based activity, they maintain their benefits up to 2 years later. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ऐसे स्टूडेंट जो एक्चुअली यू कैन से दे वर जो उनको प्रैक्टिस से सिखाई गई थी दे वर डूइंग दिस। तो जैसे कि जर्नलिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड हो गया, या फिर कोई भी अदर एविडेंस बेस्ड एक्टिविटीज हो गई, तो उनके बेनिफिट्स को कम से कम 2 साल तक क्या कह सकते हैं, दे मेंटेन्ड इट। व्हाई डू इंटरवेंशंस वर्क एंड व्हाई डू दे स्टॉप वर्किंग? नाउ ऑथर एक बहुत ज़्यादा एक मेन क्वेश्चन हमको अरोज कर रहा है कि इंटरवेंशंस जो है वो क्यों वर्क करते हैं और क्यों वो बेसिकली वर्क करना बंद कर देते हैं। एज टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डू इंटरवेंशंस वर्क, there are countless self-help books promoting PPI, but the level of explanation is either missing or tends to be circular. ऑथर बोल रहा है कि फर्स्ट वाला जो ये क्वेश्चन है कि इंटरवेंशन क्यों वर्क करते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ हेल्पिंग बुक्स है, बट या तो वो ट्रेंड्स को मिस करती है या तो फिर वो सर्कुलर है, गोल गोल घुमाती है, नॉट ऑन टू द मेन पॉइंट। Act of kindness work because they make you feel better. Meditation calms the mind and stop you thinking negative thoughts. तो पहली चीज ये बोलता है कि जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है ना, ये काम इसलिए करती है क्योंकि वो तुम्हें एक अच्छा फील करता है। अगर तुम्हें कोई नेकी का काम करते हो तो तुमको एक अच्छा फीलिंग आती है, और मेडिटेशन जो है वो आपके माइंड को काम करती है, जिसके कारण आप नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचना बंद कर देते हो। नॉट एक्जैक्टली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और रेवलेशन, ये कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन या फिर रेवलेशन नहीं है। दिस इज, even though I had purely put my experimental work with children on hold because of the demands of teaching such a large course, I was still intellectually intrigued by the same basic theoretical question that has always motivated my research. What is the mechanism underlying positive psychology? So ऑल्दो जो ऑथर ने जो है वी हैव लाइक रेड इन की उसने जब हैप्पीनेस लैब्स को डिस्कवर करा, जब उसने हैप्पीनेस के कोर्स को डिस्कवर करा था, तो ही स्टॉप वर्किंग ऑन यू कैन से अपना डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के ऊपर जो उसका वर्क था उसने बंद कर दिया। बट स्टिल जब भी वो इस कोर्स के अंदर कर रहा था और ही वॉज टीचिंग अ लॉट ऑफ किड्स, तो उसके दिमाग के अंदर एक जरूर एक जो मेन क्वेश्चन था वो हमेशा यही था कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंडर वर्क करता है। व्हाट इज द मैकेनिज्म अंडरलाइंग पॉजिटिव साइकोलॉजी? एंड दिस इज नॉट अ सपोर्टिंग डिटेल, दिस इज एक्चुअली द मेन पॉइंट दैट वी हैव टू रिमेंबर। ओके, सो उसका शायद उसका बाद में आंसर आएगा। There are several possible hypotheses out there from established academics in the field that explain some of the activities, but they lack a unifying thread that I thought must be operating across the board. ऑथर ये बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसी थ्योरीज हैं जो इन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन बता दी है, बट उसके अंदर यूनिफाइंग थ्रेड नहीं है। मतलब दे डोंट यूनिफाई, सब अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, एक कॉमन पॉइंट नहीं है, पिवट पॉइंट नहीं है उनके अंदर। I started considering the wide and diverse range of PPIs to see if there was any discernible pattern that might suggest underlying mechanism. ऑथर बोलता है कि उसके बाद मैंने खुद से जो है इस चीज़ को सर्च करने की कोशिश करी कि जो एक कॉमन पॉइंट है वो शायद मुझे मिल जाए, एक डिसेंडेबल पैटर्न मिल जाए इन सभी पीपीआईज के अंदर, वेरेवर जितनी भी थ्योरीज है उनके अंदर। 2 years ago I had an insight and I think the answer can be found in the way we focus on ourselves। उसके बाद ऑथर बोलता है कि 2 साल पहले मुझे इस चीज़ के बारे में एक इंसाइट मिली, और इस चीज़ का आंसर ये हो सकता है कि किस तरह से हम फोकस करते हैं अपने ऊपर। दैट इज द मेन की पॉइंट। In my role as the developmental psychologist, I see change and continuity everywhere in relation to human thought and behavior। ऑथर कहता है कि जो उसका रोल है, यू कैन से एज ए ऑथर सेज दैट इन माय रोल एज अ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, मेरा जो रोल है एज अ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, मैं देखता हूँ चेंज और कंटिन्यूटी जो है वो हर जगह के ऊपर है। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन थॉट एंड बिहेवियर, ह्यूमन थॉट एंड बिहेवियर के अंदर अगर देखा जाए तो हर जगह पे चेंज है और कंटिन्यूटी है। फॉर सम टाइम आई हैव बीन फैसिनेटेड बाय द कंसेप्ट ऑफ द सेल्फ एंड हाउ इट इमर्जेस बट मस्ट चेंज ओवर द कोर्स ऑफ अ लाइफ टाइम। ऑथर बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रूग्ड हूँ, आई एम लाइक एक्सट्रीमली फैसिनेटेड बाय द थिंग विच इज कॉल्ड एज सेल्फ। खुद जो इनर सेल्फ रहता है, इनर साइक रहता है, वो उससे बहुत ज़्यादा इंट्रूग्ड है कि वो कैसे इमर्ज करती है और वो कैसे चेंज होती है अक्रॉस द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम। दैट इज वन थिंग जो कि पीक कर मतलब उसका इंटरेस्ट पीक कर दिया ऑथर का। आई बिलीव अर्लियर चाइल्डहुड नोशंस lay the foundation for later cognition, which is why development is critical to understanding adults। ऑथर ये बोल रहा है कि जो मेन फाउंडेशन जो होती है ना,
अर्लियर चाइल्डहुड नोशंस जो है ना, वो एक्चुअली फाउंडेशन रखते हैं एडल्ट्स को समझने के लिए। कॉग्निशन लेटर जो बेसिकली चीज़ों को समझने के लिए, जो कॉग्निशन के लिए जो फाउंडेशन होती है, दैट इज चाइल्डहुड के अंदर ही सब कुछ होता है। और इसीलिए डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है अगर हमको अंडरस्टैंड करना है एडल्ट्स को। माई मोस्ट रिसेंट वर्क कंसंट्रेटेड ऑन हाउ ओनरशिप एंड पोजेशंस प्ले मेजर रोल ऑन इन आर कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, एंड आई वॉज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन एक्ट ऑफ शेयरिंग अमंग चिल्ड्रन। ऑथर ये बोल रहा है कि मेरी जो रिसेंट वर्क है वो कंसंट्रेट करता है ओनरशिप के ऊपर एंड पोजेशंस प्ले मेजर रोल इन योर कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, कि हम क्या चीज़ ओन करते हैं और क्या चीज़ पोजेस करते हैं। दीज आर द मेजर थिंग जो कि हमारे सेल्फ के ऊपर क्या करती हैं, यू कैन से इफेक्ट डालती हैं। और ऑथर जो है पर्टिकुलर इंटरेस्ट था इन एक्ट्स ऑफ शेयरिंग अमंग चिल्ड्रंस, कि आप किस चीज़ को शेयर कर रहे हो या नहीं। सो दिस इज, यू कैन से दिस इज अ मेन पॉइंट। ये शायद इसका आगे यूज होगा। आप किसी चीज़ को शेयर कर रहे हो या नहीं, दिस इज स्पेसिफिकली मोर इंपॉर्टेंट। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ओनरशिप पोजिशन और क्या एक्ट ऑफ शेयरिंग, दिस shapes our inner self. Specifically, we had completed a set of studies demonstrating that when children are instructed to talk about themselves, they thought about their own positions differently and became less willing to share with others. सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट है। एक इन्होंने एक स्टडी करी और इन्होंने ये बोला कि आप उन चिल्ड्रन को बोला कि आप वो जो है वो अपने बारे में बताओ। तो जब वो अपने बारे में बता रहे थे तो उन्होंने अपने पोजीशंस के बारे में बताया कि मेरे पास क्या है। और जब उनको बोला गया कि शायद आप चीज़ को शेयर करो तो दे वर रिलक्टेंट टू शेयर इट, यू नो, लेस विलिंग टू शेयर व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट। खुद की पोजीशंस को शेयर करने में उनको हिचकिचाहट थी। एम्फसाइजिंग देयर सेल्फ हैड मेड दीज चिल्ड्रंस मोर सेल्फिश। और ये चीज़ को एम्फसाइज करते हुए कि उनकी जो इनर सेल्फ थी, उन्होंने उस इनर सेल्फ ने उनको बहुत ज़्यादा सेल्फिश बना दिया था। दिस गॉट मी थिंकिंग अबाउट द रोल ऑफ सेल्फ फोकस इन हैप्पीनेस। और उसके बाद इसी चीज़ ने ऑथर को ये चीज़ यू कैन से ओरिजिनेट करवाई कि सेल्फ फोकस का क्या रोल है एक हैप्पीनेस के अंदर। Infants start off with an egocentric view of the world, a term and concept introduced by the psychologist Jean Piaget. So ऑथर ये बोलता है कि इन्फेंट्स जो हैं, जो छोटे बच्चे जो हैं, वो स्टार्ट करते हैं विद एन ईगोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड। ईगोसेंट्रिक मतलब बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा पर्सन जो केवल खुद के बारे में सोचता है, नॉट अबाउट अदर्स। दैट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ ईगोसेंट्रिक। Okay, egocentric individuals tend to perceive the world from their own perspective, and many studies have shown that young children are egocentric in the way they see the world, act, talk, think, and behave with others. तो उसने बट डिफाइन भी कर दिया कि इगोसेंट्रिक इंडिविजुअल्स क्या होते हैं। इगोसेंट्रिक इंडिविजुअल वो होते हैं जो परसीव करते हैं वर्ल्ड को केवल अपनी खुद की नजरों से। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इगोसेंट्रिक होते हैं लाइफ के अंदर, व्हेन दे वर स्टार्टिंग ऑन डूइंग थिंग्स। जिस तरह से वो बात करते हैं, टॉक करते हैं, थिंक करते हैं और बिहेव करते हैं। नॉर्मल डेवलपमेंट रिक्वायर्स अडॉप्टिंग अ मोर एलोसेंट्रिक और अदर बेस्ड पर्सपेक्टिव इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेड। अब ऑथर ये चीज बोल रहा है कि ऑल्दो बच्चे बॉर्न तो इगोसेंट्रिक होते हैं, बट अगर उनको नॉर्मल डेवलपमेंट चाहिए तो दे नीड टू बी मोर एलोसेंट्रिक, मोर शेयरिंग टुवर्ड्स एवरीथिंग, अगर वो चाहते हैं कि उनको एक्सेप्ट करा जाए सोसाइटी के द्वारा। द सेंस ऑफ सेल्फ चेंज फ्रॉम अर्ली ebullient ईगोसेंट्रिज्म टू एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ one's relative position in the social order। तो ये चीज मेन मुद्दा है। दिस इज, यू नो, से मेन पॉइंट है कि एक हमारे पास एक सेंस ऑफ सेल्फ चेंज है। यू आर बॉर्न एज इगोसेंट्रिक पर्सन एंड यू आर चेंजिंग योरसेल्फ टू एन एलोसेंट्रिक पर्सन। तो ये जो ebullient चेंज जो है ना, दिस इज द चेंज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये सोशल ऑर्डर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Children may become more other focused, but that also includes unfavorable comparisons। चिल्ड्रन जो है वो बन सकते हैं, डेफिनेटली चिल्ड्रन में बिकम मोर अदर फोकस्ड। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा जो है वो खुद के बारे में ना सोचकर दूसरों का ज़्यादा सोचता हो, बट उसके अंदर भी अनफेवरेबल कंपैरिजन्स जो है वो क्या कह सकते हैं, आ सकते हैं। दे इंक्रीजिंगली बिकम सेल्फ अवेयर एंड कंसर्न अबाउट व्हाट अदर्स थिंक अबाउट देम, अ कंसर्न देन ट्रांजिशंस इनटू प्री ऑक्यूपेशंस व्हेन दे एंटर एडोलेसेंस दैट नेवर रियली गोज अवे। और एक जो चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हमेशा जो है वो ये चीज़ सोचते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक ऐसा कंसर्न जो ट्रांजिशन कर देता है एक प्री ऑक्यूपेशन के बारे में, जो कि उनके एडोलेसेंस तक रहता है और वो कभी जा नहीं पाता। As for adults, like many features of the human mind, earlier ways of thinking are never entirely abandoned। ऑथर फिर ये चीज़ कहता है कि एडल्ट्स के लिए भी अगर देखा जाए तो जो अर्लियर वे ऑफ थिंकिंग जो है वो कभी भी अबैंडन नहीं होती, वो हमेशा उनके अंदर रहती है। दिस इज वाई आर सेल्फ फोकस कैन बिकम अ कर्स, एज अ साइकोलॉजिस्ट मार्क क्लियरली डिस्क्राइब्स फीडिंग द इनर क्रिटिक हु इज कॉन्स्टेंटली नेगेटिवली इवेल्युएटिंग आवर पोजीशन इन द लाइफ। तो ऑथर ये चीज़ बोल रहा है, इसीलिए हमारा जो अंदर का जो सेल्फ फोकस जो है ये हमारे लिए कर्ज भी बन सकता है। क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग से ही अपने आप को नेगेटिवली थॉट्स फीड करे हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो इट विल बिकम अ सेल्फ replicating cycle in your life। One reason that self focus can become a curse is that we are ignorant of the biases our brain operates with that lead us to make wrong decisions in comparisons। तो अब ऑथर जो है वो रीजंस दे रहा है
कि एक जो रीजन ये है कि सेल्फ फोकस जो है वो कर्ज क्यों बन सकता है, व्हाई इज द रीजन कि सेल्फ फोकस जो है कर्ज बन सकता है। वो इसलिए बन सकता है क्योंकि हम इग्नोरेंट है अबाउट द बायसेस आवर ब्रेन्स ऑपरेट। हमारा ब्रेन जो है ऑल सबके पास बायस होती है, एवरीबडी हैज अ बायस। सम पर्सन्स लाइक यू नो लाइक कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गोरे लड़के पसंद है, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं यू नो लाइक हु लाइक हॉट चिक्स, दैट्स जस्ट हाउ, दैट इज अ बायस, दैट इज समथिंग, दैट्स जस्ट हाउ यू आर। सो वन थिंग इज दैट कि we are ignorant to the biases our brains operate, with that lead us to make wrong decisions and comparison। उसके कारण हम wrong decisions भी make करते हैं और wrong comparisons भी make करते हैं। तो एक ये reason है कि self focus जो है वो कर्ज बन जाता है। when it comes to happy choices we want something because we think it will make us happy, but our predictions are inaccurate। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को लगता है कि मुझे इस चीज़ से खुशी होगी, और जब वो चीज़ अचीव होती है देन समटाइम्स दे फाइंड कि उनको खुशी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? बिकॉज उन्होंने जजमेंट तो करा बट उनका जजमेंट इनएक्यूरेट था। वी थिंक इवेंट्स विल बी मोर इम्पैक्टफुल देन दे टर्न आउट टू बी, एंड वी फेल टू अप्रिशिएट हाउ फास्ट वी गेट यूज्ड टू थिंग्स बोथ गुड एंड बैड। फिर ऑथर ये चीज़ बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि इवेंट्स जो है हम चाहते हैं कि इवेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो, और वो इम्पैक्टफुल होते भी हैं, पर हम उसको इतनी जल्दी यूज टू हो जाते हैं भले से वो चीज़ अच्छी हो या बुरी हो। This is called failure of effective forecasting, which is why the psychologist Dan Gilbert explains that our tendency to stumble on happiness is because our emotional predictions are so way off. So इसी फिनोमिना को जिसमें हम बोलते हैं ना कि हम वी गेट वेरी यूज टू whether the things are good or bad, इसी चीज को अपन कह सकते हैं effective forecasting, जिसको डैन गिलबर्ट जो है वो एक्सप्लेन करता है हमारी टेंडेंसी टू स्टम्बल ऑन हैप्पीनेस, कि हम किस हमारे अंदर जो टेंडेंसी है ना जिसमें अपन स्टम्बल कर जाते हैं हैप्पीनेस के ऊपर, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी इमोशनल प्रिडिक्शंस जो है वो हमेशा ऑफ रहती है। वी आर नॉट एक्यूरेटली प्रिडिक्टिंग आवर इमोशनल प्रिडिक्शंस। We don't take into consideration how future circumstances will differ because we focus on just one element, and we also forget how quickly we adapt to even the most pleasurable experience। ऑथर फिर ये इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि हम कभी भी कंसिडरेशन में नहीं लेते कि हाउ फ्यूचर सर्कमस्टांसेस जो है वो डिफर करेंगे प्रेजेंट सिचुएशन से, बिकॉज हम केवल फोकस करते हैं केवल एक एलिमेंट के ऊपर, और हम क्विकली भूल जाते हैं कि हम कितनी जल्दी अडॉप्ट करते हैं इवन इन द मोस्ट प्लेजरेबल कंडीशंस और एक्सपीरियंस। But the most pernicious aspect of self-focus is the tendency to keep comparing ourselves to other who seem to be the leading happier life। So this is the main thing, you know, like ये सब तो ठीक है कि you know हम ignorant है हमारे biases के ऊपर, this is the main cause। उसके बाद explain करा गया, effective forecasting का method बताया गया, और फिर बताया गया कि हम consideration नहीं लेते future circumstances के बारे में। But जो main problem है pernicious मतलब बहुत ही ज़्यादा ईविल जो चीज़ एस्पेक्ट है ना जो सेल्फ फोकस का, वो ये है कि हम हमेशा कंपेयर करते हैं अपने आप को ऐसे लोगों से जो हमसे एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। सोशल मीडिया इज फुल इमेज ऑफ डिलीशियस प्लेट्स ऑफ फूड, सेलिब्रिटीज, फ्रेंड्स, एक्सोटिक हॉलीडेज, लग्जूरियस प्रोडक्ट्स, अमेजिंग पार्टीज, एंड जस्ट अबाउट एनीथिंग दैट क्वालिफाइज एज वर्थ ऑफ पोस्टिंग टू बोल्स्टर्स वन स्टेटस। उसके बाद एक सपोर्टिंग डिटेल गई है कि सोशल मीडिया का एग्जांपल दिया है कि सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे लोग कोई भी चीज़ का क्या कह सकते हैं वीडियो डालते हैं या फिर फोटोज डालते हैं, या फिर शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी चीज़ जो क्वालिफाई करती है ना कि जिससे मैं अपना स्टेटस को बोल्स्टर कर सकता हूँ, अपने स्टेटस को और ज़्यादा औहदा दे सकता हूँ कि मैं तो ऐसा हूँ, वो चीज़ लोग करते हैं। इज इट एनी वंडर दैट इंडिविजुअल्स हु आर मोस्ट प्रोन टू सोशल कंपैरिजंस आर द वंस हु फील द वर्स्ट आफ्टर बीइंग सोशल मीडिया। और क्या ऑथर फिर यहाँ पर एक बहुत मेन पॉइंट बता रहा है कि क्या ये कोई लाइक इज इट एनी वंडर, क्या ये इतनी सरप्राइजिंग बात है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि सबसे ज़्यादा प्रोन रहते हैं सोशल कंपैरिजन से, ऐसे लोग जो सबसे ज़्यादा अपने आप को सोशली कंपेयर करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा वर्स्ट फील होता है जब वो सोशल मीडिया को व्यू करते हैं। एज गोर विडाल वंस क्विप्ड, एवरी टाइम अ फ्रेंड सक्सीड्स आई डाई लिटिल। सो एज गोर विडाल का उसने यहाँ पर क्या कह सकते हैं एक कोट दिया है कि जितना कभी भी जब भी मेरा एक फ्रेंड जो है वो सक्सीड करता है, मेरे अंदर का एक पार्ट जो है मर जाता है। If egocentric self-focus is problematic, then maybe positive psychology works by altering our perspective to one that is more allocentric or other-focused। Obviously, author बोल रहा है कि अगर egocentric जो है वो खुद के ऊपर फोकस करने के ऊपर है, it's more about खुद के ऊपर फोकस करना, तो ऑथर बोलता है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो शायद वर्क करती है कि वो हमारे जो इनर पर्सपेक्टिव है, जो ईगोसेंट्रिक है, उसको वहां से हटा के एलोसेंट्रिक बना देती है, या फिर दूसरों के ऊपर फोकस करने के ऊपर बना देती है, अदर फोकस्ड। To do so is challenging because it is not easy to step out of ourselves under normal circumstances। Then author says कि ऐसा करना जो है वो easy नहीं है, क्योंकि अपने circumstances से निकलकर you can say doing this is, you know, it requires कि आप अपने comfort zone से बाहर निकलो, so it's really hard।
Our stream of conscious awareness is from the first person or egocentric perspective mind. Indeed, it is nigh on impossible to imagine an alternative version because our sensory system, thought process, and representation of ourselves are coded as such to enable us to interact within the world as coherent entities. Now, this is something which you can say this is the main point itself. अगर इसको हम पूरी तरह से सपोर्टेड डिटेल नहीं बोल सकते, well I will just rather you can say mark it is purple because इसके अंदर कुछ मेन पॉइंट्स भी हैं. जो हमारी स्ट्रीम ऑफ अवेयरनेस है ना, ये रीजन बता रहा है क्यों इजी क्यों नहीं है, व्हाई इट इज नॉट इजी कि हम जो है एक ईगोसेंट्रिक पर्सन से एलोसेंट्रिक पर्सन बनने में क्यों तकलीफ होती है. वो इसलिए होती है कि हमारी जो स्ट्रीम की कॉन्शियस अवेयरनेस है, लाइक द वे वी आर कॉन्शियस और अवेयर अबाउट थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन से होती है. वी आर नॉट लुकिंग एट थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, वी आर ऑलवेज लुकिंग एट फर्स्ट पर्सन या फिर ईगोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल बन जाता है कि हम एक इमेजिन करें एक ऐसा अल्टरनेटिव वर्जन, क्योंकि अल्टरनेटिव वर्जन जिसमें हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं और यू कैन से जिसमें हम थर्ड पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, बिकॉज हमारे जो सेंसरी सिस्टम है या फिर थॉट प्रोसेस है या फिर हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ जो है कि किस तरह से हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इस तरह से कोडेड है हमारे अंदर कि वो हमको अलाउ करता है कि हम वर्ल्ड को एज अ कोहेरेंट एंटिटी देखें, मतलब एक इंडिविजुअल की तरह देखें. अगर मेरे अंदर जो सेंसरी सिस्टम जो लगा हुआ है, मेरे अंदर जो सेंसरी सिस्टम है वो इस तरह से कोटेड है कि मैं वर्ल्ड को एज सिंगल एंटिटी देखूंगा, ना कि अदर एंटिटी, या फिर मैं हमेशा उस चीज़ को फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से देखूंगा, ना कि थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से. दिस इज द मेन चैलेंज कि अगर किसी को पॉजिटिव साइकोलॉजी से डिविएट होना है तो यू कैन से चेंज होना है तो दैट इज द मेन चैलेंज. अगर पॉजिटिव साइकोलॉजी से किसी को यू कैन से ईगोसेंट्रिक से एलोसेंट्रिक जाना है तो दिस इज द मेन चैलेंज, क्योंकि बिकॉज ऑफ अवर सिस्टम एज वेल एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एज वेल, ये हमेशा उसी चीज़ के ऊपर फोकस करती है, यू कैन से ईगोसेंट्रिज्म के ऊपर. Many PPI, such as sharing act of kindness, gratitude, letters, or volunteering, are clearly directed towards enriching the lives of others. But how can we explain the benefits of solitary practices where the self seem to be focus of attention? Now, author एक चीज़ यहाँ पर definitely बोल रहा है कि बहुत सारे जो हैं वो ऐसे पीपीआई होते हैं जिसके अंदर आप एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हो, दूसरों की हेल्प करते हो, वॉलंटियरिंग करते हो, तो उसके कारण तो आपको अच्छा लगता है. तो ये तो चीज़ समझ में आती है क्योंकि आप ईगो सेंट्रिज्म से आप एलोसेंट्रिज्म की तरफ जा रहे हो, सो यू आर फीलिंग गुड. बट एक जो सवाल भी उठ जाता है कि अगर मान लो आप दूसरों की हेल्प नहीं कर रहे हो, इफ यू आर फोकसिंग ऑन सेल्फ, अगर तुम खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, व्हाट इट माइट बी ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गई या फिर मेडिटेशन हो गया या फिर एक्सरसाइज हो गई, सो यू आर नॉट गिविंग अदर्स, इजंट इट, तुम तो खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो ये कैसे हेल्प करता है. The explanation lies with the self-representation circuitry in the brain known as the default mode network DMN. तो ऑथर ये बोल रहा है इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो DMN के अंदर है, जो सेल्फ रिप्रेजेंटेशन सर्किटरी हमारे ब्रेन के अंदर है जिसको अपन DMN कहते हैं. One of the surprising discovery from the early days of brain imaging is that when we are not task focused, rather than becoming inactive, the brain's DMN go into overdrive. तो ऑथर ये चीज़ बोल रहा है कि एक जो चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू कैन से एक डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करा गया है कि हम जब टास्क फोकस नहीं होते, यू नो वी आर, जब हम कुछ बेसिकली कुछ काम नहीं कर रहे, तो उस टाइम के ऊपर जो डीएमएन जो है ना, वो रादर देन इनएक्टिव होने से इनएक्टिव ना होके इट एक्चुअली गोज इनटू ओवरड्राइव, वो ओवरड्राइव में चला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा वर्क करने लग जाएगा. Mind wandering is commonly reported during bouts of DMN activity, and although that may be associated with positive daydreaming, we are also ruminating about unresolved problems that continue to concern us. So ऑथर फिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे देता है कि कोई भी एक पर्सन जो है, अगर वो कुछ काम नहीं कर रहा है, इफ़ ही इज़ नॉट टास्क फोकस, अगर वो कुछ काम नहीं कर रहा है तो उसकी जो डीएमएन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, उसके कारण माइंड वेंडरिंग होगी. और ये पॉजिटिव ड्रीम ड्रीम भी हो सकता है, ऐसे लोग होते हैं ना कि लाइक दिन में भी सपने देखना, वो चीज़ भी हो जाती है और हम ऐसी प्रॉब्लम से अपने आप को और अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स जो है वो हमको कंटिन्यू करती हैं परेशान करना. According to one influential study that contacted people at random points of the day to ask them about what they were doing, what they were thinking, and how they were feeling, people feel more likely to be unhappy when their minds were wandering, which was about half of the waking day, probably because they were focusing on their own predicaments. तो एक चीज़ जो है वो यहाँ पर एक सपोर्ट के बारे में, एक सपोर्टिंग स्टडी के बारे में बात करा गया है कि लोगों से एक्चुअली पूछा गया कि वो कितना ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, कब बुरा फील करते हैं एट रैंडम पॉइंट्स ऑफ द डे. और लोगों का रिप्लाई ये था कि जब वो फ्री रहते हैं ना, यू नो लाइक वेर आर नॉट फोकसिंग ऑन टास्क, तो उनके माइंड के अंदर वैंडरिंग हो रही थी और उसके कारण वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, उनकी प्रेडिकामेंट्स, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे. तो दिस इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है डीएमएन, और डीएमएन से एक्सप्लेन करा गया है कि हम जब खुद के ऊपर सेल्फ पर फोकस करते हैं बट स्टिल हमारे पास इसका आंसर नहीं है, सॉलिटरी प्रैक्टिस का बेनिफिट क्या होता है, ये तो उसने ये बता दिया कि डीएमएन नाम की चीज़ होती है उसके कारण हमारे पास प्रॉब्लम होती है. तो मे बी आई एम थिंकिंग
कि अगर हम सॉलिटरी प्रैक्टिस करते हैं तो वो डीएमएन को क्या कह सकते हैं, कंट्रोल करता है मे बी. सो लेट्स सी. If you focus on your problems, this can become difficult to control. There's no point trying to stop yourself ruminating, because the very act of trying not to think about a problem increases the likelihood that this becomes the very thought that preoccupies your mind. तो एक चीज़ जो है वो यहाँ पर ऑथर एक्सप्लेन करता है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर इस्तेमाल करोगे और आप ये सोचोगे कि मेरे को इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना, और तो वो चीज़ जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है कंट्रोल करना, क्योंकि आप जितना कोशिश करोगे कि मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहता, उतना उस चीज़ के बारे में सोचोगे. तो यहाँ पर ये चीज़ जो है प्रॉब्लम है. This was first described in 1863 essay by Fyodor Dostoevsky when he observed the effect of trying not to think. He wrote, "Try to pose for yourself this task, not to think of a polar bear, and you will see that the cursed thing will come to the mind every minute." So this is an example of one of my favorite author, that is Dostoevsky. So 1863 में Dostoevsky ने ये कहा था कि try to observe करना कि तुम्हारे माइंड के अंदर पोलर बियर की इमेज ना बने, and the first thing is that कि तुम्हारे माइंड के अंदर पोलर बियर की इमेज ही आएगी. So that is the more you try to not do a thing, the more it will occur. My late colleague Dan Wagner could go on to study this phenomena called ironic thought suppression. और इस phenomena का नाम जो है, इसका नाम पड़ा ironic thought suppression, isn't it? Which he explained resulted from two mechanisms: the tendency to increase the strength of the representation of a thought by the act of trying to suppress it, and corresponding increased vigilance to monitor when the thought comes to the fore in consciousness. तो यहाँ पर जो है, इस जो प्रोसेस का नाम था कि किसी चीज़ के बारे में सोचने की कोशिश ना करो और सबसे पहले ही वो चीज़ तुम्हारे माइंड में प्रॉप अप होती है. ये जो है वो दो रीजन से, दो मैकेनिज्म से समझाया जा सकता है. पहला, टेंडेंसी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ थॉट बाय द एक्ट ऑफ ट्राइंग टू सप्रेस इट. जब आप किसी थॉट को सप्रेस करने की कोशिश करना चाहोगे, जितना आप एक किसी एक्ट को सप्रेस करने की कोशिश चाहोगे, तो जो टेंडेंसी रहेगी उस थॉट की इंक्रीज होने की, आपके दिमाग में पॉपअप होने की, रिप्रेजेंटेशन होने की, वो बढ़ेगी. दैट इज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन. एंड अ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज्ड विजिलेंस टू मॉनिटर व्हेन द थॉट कम्स टू द फोर इन कॉन्शियसनेस. और उसके कारण, क्योंकि आप सोच रहे हो कि ये मुझे नहीं चाहिए, तो आपका माइंड जो है वो हाइपर ड्राइव में चला जाएगा, जिसके कारण वो उस बारे में विजिलेंस रखेगा कि अगर जैसे ये थॉट, मुझे ये थॉट नहीं चाहिए, उसके कारण आपका माइंड हाइपर ड्राइव में जाता है. और जब भी ये थॉट आपके दिमाग में पॉपअप होगा तो यू विल कॉट इट. दैट इज द मेन लॉजिक बिहाइंड दिस. ये दो एक्सप्लेनेशन है. Ironic thought suppression is one reason why it be so difficult to fall asleep. और ऑथर ये बोलता है कि ironic thought suppression एक रीजन है जिसके कारण सोने में इतनी दिक्कत होती है. This is why one of our recommended activities on our Science of Happiness course is to journal on a regular basis, because this helps to process information in a much more controlled and objective way rather than succumbing to the torment of automatic thinking. और ऑथर इसलिए बोल रहा है कि हमारी जो एक रिकमेंडेशन रहती है वो हमेशा ये रहती है कि साइंस हैप्पीनेस के अंदर कि आप जर्नल करो अपने थॉट्स को ऑन रेगुलर बेसिस, बिकॉज ये हेल्प करता है प्रोसेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन के अंदर, जो कि कंट्रोल मैनर के अंदर रहता है और ऑब्जेक्टिव मैनर के अंदर आप इस चीज़ को कंट्रोल करते हो, रादर देन अगर आप केवल सकम्बिंग कर रहे हो टॉर्मेंट ऑफ ऑटोमेटिक थिंकिंग, रादर देन बस अपने आप सोचते रहो और कभी खत्म ना हो. उससे बेटर है जर्नलिंग करो एक ट्रेडिशनल मैनर के अंदर. Other recommended activities that calibrate the level of self focus also iterate Demian activity. अदर रिकमेंडेड एक्टिविटीज, जो दूसरी रिकमेंडेड एक्टिविटीज जो हैं, ये भी कैलिब्रेट करती हैं लेवल ऑफ सेल्फ फोकस के लिए, जिसके कारण इटेनुएट करते हैं यानी डीएक्टिवेट करती है डीएमएन की एक्टिविटी को. जो मेरा शायद अजम्पशन पहले था कि यू कैन से सेल्फ मेडिटेशन और इनसे इनसे डीएमएन की एक्टिविटी कम होती है. फॉर एग्जाम्पल, माइंडफुलनेस मेडिटेशन एडवोकेट्स नॉट ट्राइंग टू सप्रेस स्पॉन्टेनियस थॉट्स बट रादर डेलिबरेटली टर्निंग अटेंशन टू बॉडीली सेंसेशंस और एक्सटर्नल साउंड्स. अब इसके अंदर होता क्या है, इसका एग्जाम्पल जो है उसने एक्सप्लेन करा है माइंडफुलनेस से. इस लाइक मेडिटेशन के अंदर क्या होता है, rather than focusing on your डीएमएन थॉट्स, डीएम मतलब यू कैन से रैंडम थॉट्स, यू फोकस ऑन योर बॉडी, उसके कारण डीएमएन लेवल का, डीएमएन से आपका जो यू कैन से डिस्ट्रैक्टफुल थॉट्स जो रहते हैं उनसे आपका ध्यान हट जाता है. In this way, the spotlight of attention is directed away from the internal dialogue one is having with oneself. तो उसके कारण क्या होता है, जो स्पॉटलाइट ऑफ अटेंशन रहता है ना, जिसमें आप खुद से बात कर रहे हो, वो हट जाता है. यू आर फोकसिंग on your bodily sensation. It is during such states that brain imaging studies reveal that various solitary interventions we recommend on the course, such as meditations or taking a walk in the country, are associated with lower DMN activities and correspondingly less negative ruminations. और ऑथर फिर ये चीज़ बोल रहा है, इसीलिए ड्यूरिंग सच स्टेट्स, जब आप ये चीज़ करते हो या फिर वॉक लेते हो कहीं जगह के ऊपर या फिर मेडिटेशन कर रहे हो, तो इनके अंदर क्या होता है, डीएमएन की एक्टिविटी जो है वो बहुत जल्दी जो है वो क्या कह सकते हैं ड्रॉप हो जाती है, जिसके कारण आप लेस नेगेटिव रुमिनेशन करते हो, लेस नेगेटिव सोचते हो. दिस इज वाई achieving absorption or full immersion during optimal states of flow draws conscious awareness and the attention out of egocentric preoccupation. अब यहाँ पर एक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है फ्लो का. मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नॉट हर्ड ऑफ दिस वर्ड फ्लो. इसकी बैक थ्योरी ये रहती है कि माना जाता है कि अगर आप कोई काम को बहुत ज़्यादा यू कैन से एक रेगुलर टाइम इंटरवल के ऊपर कर रहे हो, लेट्स से इफ यू आर वर्किंग अबाउट 4 AM फॉर 1 year,
और 4 AM से अगर आप 7 AM तक पढ़ रहे हो, तो ये पॉइंट के ऊपर क्या होगा, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी इमर्स्ड इनटू इट, आपको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कब हो गया, एंड यू विल रियलाइज कि अरे 2 घंटे चले गए। दैट इज द स्टेट ऑफ फ्लो, उस चीज के बारे में बात कर रहा है। दिस इज वाई अचीविंग एब्जॉर्प्शन और फुल इमर्जन ड्यूरिंग ऑप्टिमल स्टेट्स ऑफ फ्लो, दैट फ्लो आई डिस्कस्ड, ड्रॉस कॉन्शियस अवेयरनेस एंड अटेंशन आउट ऑफ इगोसेंट्रिक प्रीऑक्यूपेशन। ये जो है वो कॉन्शियस अवेयरनेस निकालता है, उस फ्लो के टाइम पे तुम्हारा कॉन्शियस अवेयरनेस निकलता है एंड अटेंशन निकलता है जब आप प्री यू कैन से egocentric preoccupation के अंदर होते हो। Okay, so this is fine. To achieve states of flow, we recommend that students engage in activities that require a challenge that exceed their skill level to an extent that they rise to the task but do not feel overwhelmed by it. So this is actually the same thing that's been explained here. जो flow की एक necessary condition होती है वो ये होती है कि आप जो है वो अपने लिए चैलेंज रखो, बट वो चैलेंज इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाओ। लाइक इफ योर दैट चैलेंज शुड बी यू कैन से अप्रोचेबल, इतना लेवल का होना चाहिए कि आप उस चीज को कर सको, तो उसके कारण आप जो है वो एक स्टेट ऑफ फ्लो को अचीव कर लोगे। व्हेन इंडिविजुअल अचीव फ्लो स्टेट्स देयर सेंस ऑफ सेल्फ एंड इंडीड टाइम सेल्फ अपीयर्स टू ऑपरेट। और जब इंडिविजुअल जो है एक फ्लो स्टेट के अंदर रहता है तो उसका सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो ऑपरेट हो जाता है, बिकॉज ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स बट ओनली दैट वर्क, दैट इज द स्टेट ऑफ फ्लो। There are other controversial way to alter the egocentric self into one that is more allocentric. ऑथर फिर ये बोल रहा है इसके अलावा भी कुछ कुछ हमारे पास तरीके हैं जिसके अंदर हम egocentric से allocentric बन सकते हैं। कौन कौन से हैं? Currently there is a growth in the use of you can say psychedelics as a treatment for intractable depression, and so far the initial findings from this emerging fields are highly encouraging. ऑथर बोल रहा है कि आप जो है वो साइकेडेलिक्स का यूज कर सकते हो फॉर यू कैन से ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक डिप्रेशन, इंट्रैक्टेबल ऐसा जो कभी रुक नहीं, मतलब इंट्रैक्टेबल डिप्रेशन जो रहता है उसके लिए आप यूज कर सकते हो साइकेडेलिक्स as a cure. One clinical study has shown that psychedelic assisted therapy produced significant improvements in nearly 3/4 of patients who previously did not respond to conventional antidepressants. Then author saying ये बोल रहा है कि जो भी psychedelics ड्रग के ऊपर थे उनके ऊपर जो you can say जो इफेक्ट हुआ है वो बहुत ज़्यादा 3/4 ऑफ पेशेंट्स के ऊपर हुआ है जो जिनके ऊपर कन्वेंशनल एंटीडिप्रेसेंट वर्क नहीं कर रहे थे उनके ऊपर भी साइकेडेलिक्स ने इफेक्ट करा है, सो हेल्पफुल है। The primary mechanism of action of psychedelics is upon serotonin acceptors. Sorry, the primary mechanism of action of psychedelics is upon serotonin receptors within the DMN, which in turn produce profound alterations of consciousness, including modulations in the sense of self, sensory perception, emotion. ऑथर फिर ये चीज बोल रहा है कि जो प्राइमरी मैकेनिज्म है ना ये एक्शन ऑफ साइकोडेलिक्स का, ये किसके ऊपर बेस्ड है? सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के ऊपर बेस्ड है। डीएमएन के अंदर सेरोटोनिन रिसेप्टर्स होते हैं, उसके ऊपर जो एक्शन होता है उसके ऊपर जो है वो बेसिकली साइकेडेलिक्स का जो हमारा मैकेनिज्म है वो बेस्ड है, क्योंकि ये जो है वो प्रोड्यूस करता है प्रोफाउंड अल्टरेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके कारण क्या होता है, जब ये रिसेप्टर्स के ऊपर जाते हैं तो ये कॉन्शियसनेस को अल्टर करते हैं, जिसके कारण मॉड्यूलेशन यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स, जिस तरह से हम चीज़ों को सेंस कर रहे हैं, अपने आप को परसीव कर रहे हैं, वो चीज़ चेंज होती है। Could the long-term benefits be something to do with altering the ego? One of the most common reports from those who have undergone psychedelic-assisted therapy, aside from euphoria and vivid hallucination, is a lasting, profound sense of connection to other people, the environment, nature, and cosmos. अब ऑथर जो है वो एक सबसे बड़ा हमारे पास ये सवाल पूछ रहा है कि जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, क्या ये एसोसिएटेड हो सकते हैं ईगो को अल्टर करने में? इज दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टरिंग द ईगो? जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिपोर्ट्स जो है ना, जो अंडरगोन करी है साइकेडेलिक असिस्टेड थेरेपी में, उनको ये पता चला है कि जो लोग साइकेडेलिक ड्रग्स को लेते हैं और साइकेडेलिक थेरेपी अगर लेते हैं तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि उनके अंदर यूफोरिया आता है, बहुत एक सेंस ऑफ एनर्जी उनको फील होती है, और हेलुसिनेशन के साथ साथ वो एक लॉन्ग सेंस ऑफ कनेक्शन फॉर्म कर सकते हैं लोगों के साथ में और इन्वायरमेंट के सामने। दैट इज समथिंग दैट दे हैव डिस्कवर्ड अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ psychedelics, the sense of self becomes more interconnected. ठीक है, तो सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो जाता है, which is why a recent review concluded that there was consistent acute disruptions in the resting state of the DMN. सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो जाता है, जिसके कारण एक रिसेंट रिव्यू कंक्लूड करता है कि देयर वाज कंसिस्टेंट एक्यूट डिस्ट्रप्शन, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम डिस्ट्रप्शन था इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द डीएमएन। डीएमएन के रेस्टिंग स्टेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम जो है वो एक्यूट डिस्ट्रप्शन हमने देखा गया। If chemically induced states of ultra consciousness through psychedelics, which is currently still illegal in most places, is not your thing, then there are other ways to redress balance between egocentrism and allocentrism. कि भैया अगर आपकी कंट्री के अंदर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, जो कि क्योंकि लाइक डेफिनेटली बहुत जगह पर अवेलेबल नहीं होती, तो दूसरे तरीके भी हैं। तो कौन सा दूसरा तरीका है? Engaging in group activities that generate synchronicity, such as rituals, dancing or singing in chorus, alter the sense of self and increases connection with others. कि आप ऐसे एक्टिविटीज करो जिसके अंदर सेंसेशन और यू कैन से कनेक्शन विद अदर्स बढ़ सके, जैसे कि सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, रिचुअल्स हो गए। बट इफ ग्रुप एक्टिविटीज और साइकेडेलिक ट्रिप्स डोंट वर्क फॉर यू, देन टेक अ रॉकेट ट्रिप। देन बोल रहा है कि अगर आप ये चीज जो है, अगर ये आपके लिए वर्क नहीं कर रही तो रॉकेट ट्रिप लो, मतलब कहीं घूमने जाओ।
One of the most moving, emotional, and lasting experience known as the overview effect occurs to those lucky individuals given the opportunity to view our planet from outer space. अच्छा मतलब घूमने नहीं जाओ, रॉकेट के अंदर जाओ. Okay, so this is specifically you can say थोड़ा ज़्यादा वो है. You can say this is something which is completely थोड़ा ज़्यादा like this is one thing you can say like only rich billionaires शायद ये चीज़ कर सकते हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल ये चीज़ नहीं कर सकता. बट हाँ, वन ऑफ द फाइंडिंग्स जो इस थ्योरी की हमारे पास ये है कि जो भी इंडिविजुअल्स जो हैं वो रॉकेट ट्रिप के ऊपर जाते हैं स्पेसिफिकली, तो दे फील और दे अज्यूम कि ओवरव्यू इफेक्ट जो इन इंडिविजुअल्स के ऊपर ये होता है कि इमोशनल और लास्टिंग एक्सपीरियंस जो है वो इन लोगों के ऊपर बनता है इफ दे आर गोइंग ऑन टू ए रॉकेट ट्रिप दैट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड हियर. ओके. As the astronomer Edgar Mitchell described it, it creates an explosion of awareness and an overwhelming sense of oneness and connectedness, accompanied by ecstasy and an epiphany. तो डेफिनेटली अपन कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर इसी चीज़ की सपोर्टिंग डिटेल दी है कि एस्ट्रोनॉमर एडगर का एक्सपीरियंस बताया कि अगर वो जब बाहर गए थे तो उसको कैसा फील हुआ था. सो दिस इज एक्सप्लेन्ड. Back down on earth, we can be happier when we simply acknowledge that we are all mortal, interconnected individuals who suffer personal losses and tragedies. तो ऑथर ये बोल रहा है कि अर्थ के ऊपर जो है वो हम हैप्पियर हो सकते हैं अगर हम ये चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हम सिंपली एक्नॉलेज करें कि हम जो है वो इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से, और हम ऐसे पर्सन से सफ़र करते हैं लॉस एंड ट्रेजेडीज. नो वंस लाइफ इज परफेक्ट, किसी भी पर्सन की एक लाइफ जो है परफेक्ट नहीं होती, एंड इंडीड यू नीड टू एक्सपीरियंस अनहैप्पीनेस इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल. एंड ऑथर ये चीज़ बहुत, I mean, like this is something which is really important when it comes to paragraph as well, and specifically for life itself. कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है लाइफ के अंदर जो परफेक्ट होती है, और when you are तुमको अनहैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम उस चीज़ को जब तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा है ना, तो थिंग्स आर गोइंग वेल, उसको लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते. तो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए यू नीड टू एक्सपीरियंस अनहैप्पीनेस एज वेल. As the Stoic philosopher Epictetus put it, men are disturbed not by things but by the views they take of things. तो this is something you can say this philosophers को quote करा है, Stoic philosopher को, कि men जो हैं वो disturbed होते हैं, चीज़ों से men disturb नहीं होते, but किस तरह से वो उन चीज़ों को perceive करते हैं, उनसे वो basically disturb होते हैं. In other words, it's not what happens to you but how you respond that matters. So this is like specifically thing ये actually एक book है meditation करके by Marcus Aurelius. This is also one thing which is constantly being said in that book itself, कि दूसरे शब्दों में देखा जाए तो it's not what happens to you but how you respond to it. तुम्हारे साथ क्या हो रहा है वो मैटर नहीं करता, पर तुम उसके लिए कैसे रिस्पॉन्ड करो ये मैटर करता है. एंड दैट्स व्हाट पॉजिटिव साइकोलॉजी कैन मेक अ डिफरेंस, बट ओनली इफ यू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्व्स टू गेट आउट ऑफ योर ओन हेड. और ये तभी पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो ये तभी जो आपकी हेल्प कर सकती है जब आप अपने हेड में से क्या कह सकते हैं बाहर निकलो. कंसिडर प्रॉब्लम दैट इज, अब यहाँ पर एक हैप्पीनेस हैक है, मे बी द पैसेज इज कंप्लीट सो माइट एज वेल रीड इट. हाउ टू शिफ्ट योर इगोसेंट्रिक सेल्फ टू वन दैट इज मोर एलोसेंट्रिक यूजिंग लैंग्वेज इटसेल्फ. तो मे बी दिस इज अ हैक व्हिच हैज बीन गिवन. Consider a problem that is currently bothering you, a real problem, not a hypothetical one or a word problem beyond your control. Find something that makes you unhappy and then say to yourself, I am worried about because दिस मेक्स मी अपसेट. तो आप कोई भी अपनी चीज़ को बोलो, एक ऐसी प्रॉब्लम को ढूंढो जो आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम देती है, विच इज़ लाइक वेरी मच प्रॉब्लमेटिक फॉर यू. उस चीज़ को ढूंढो और पता करो एंड मेक्स यू अनहैप्पी, एंड देन से टू योरसेल्फ, और अपने आप से बोलो कि आई एम वरीड अबाउट वट एवर तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, और उसके बाद रीज़न दो क्यों तुमको लगता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, और ये बोलो कि ये मेरे को बहुत ज़्यादा अपसेट करती है. नाउ रिपीट द एक्सरसाइज, बस दिस टाइम डोंट यूज ईगोसेंट्रिक और फर्स्ट पर्सन टर्म सच एज आई और मी. और उसके बाद वो बोलता है कि इसी एक्सरसाइज को रिपीट करो बट आई और मी का इस्तेमाल मत करो. रादर यूज योर नेम एंड नॉन फर्स्ट पर्सन लैंग्वेज सच एज ब्रूस इज वरीड अबाउट हिज डैश प्रॉब्लम एंड दिस मेक्स हिम अपसेट. और मतलब फर्स्ट पर्सन का ना यूज करके थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करो. Speaking in non-first language should automatically transpose you out of the egocentric perspective to one that is other or allocentric, making the problem seamless. और जैसे ही तुम you can say egocentric perspective से हट के allocentric perspective पे जाओगे तो वो problem उसकी severity जो है वो definitely you can say कम हो जाएगी. So this was the passage. More specifically, you can say it was more about how we perceive ourselves. That was how the thing goes. It started with you can say बहुत specifically link करा था. It started with the suicidal case and then he started कि वो जैसे developmental psychology के ऊपर था. Then it goes on to you can say happiness के effect के ऊपर. Then after we say कि inner psyche के ऊपर connected करा कि how we perceive thing, that DMN का introduction आया. DMN के introduction के बाद we started with कैसे हम उसको improve like उसको कैसे reduce कर सकते हैं. So we have with inner psyche के ऊपर बात करी. You can say you can work on meditation, you can work on you can say breathing exercises. Then specifically you can say कि अगर आप दूसरों से
दूसरों की हेल्प कर रहे हो, इफ यू आर मोर एनालिसेंट्रिक पर्सन दैट आल्सो हेल्प्स। बट इनर सेल्फ के ऊपर बात करा तो डीएमएन का इंट्रोडक्शन आया। डीएमएन को रिड्यूस करने के लिए वी यूज साइकोलिटिक ड्रग्स। साइकोलिटिक ड्रग्स अगर नहीं है तो रॉकेट स्पेस पे जाओ, रॉकेट स्पेस के अंदर नहीं है तो एक्सेप्ट करो कि यू नो वर्ल्ड जो है इंटरकनेक्टेड है। और स्पेसिफिकली लास्ट एक टिप दी कि इफ यू वांट टू यू कैन से दिस थिंग कि इफ यू वांट, तुमको अगर बेसिकली क्या कह सकते हैं, ईगो सेंट्रिक से अगर एलोसेंट्रिक बनना है तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है बताओ कि आप पहले सेल्फ के लिए रख के रखो कि मैं जो इस प्रॉब्लम से परेशान हूँ और ये मेरे को अपसेट कर रही है। और फिर उसके बाद अपना नाम को इस्तेमाल ना करते, मतलब आई को ना इस्तेमाल करते हुए यूज अ थर्ड पर्सन लैंग्वेज, एंड देन उसके कारण जो है सीवियरिटी जो है लेस कर जाएगी। सो दिस इज इट फॉर द नेक्स्ट सेशन इटसेल्फ। हम कोई और एक मैं आरसी लूंगा एंड विल बी डीलिंग दिस विच, मतलब रोज एक आरसी जो है उसको करने का एक अपन वो बनाएंगे, यू कैन से एक गोल बनाएंगे। सो लेट्स कीप ऑन डूइंग दिस एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सीरीज इटसेल्फ।